गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है? सबसे पहले पाइलोरिक स्टेनोसिस इस दोनों वर्डों का मीन समझते हैं। फर्स्ट है आपके पास पाइलोरिक। पाइलोरिक होता क्या है? पाइलोरिक स्टोमक का एक लास्ट पार्ट होता है जिसके थ्रू स्टोमक से ड्यूडेनम के अंदर जो भी स्टोमक कंटेंट होता है, मीन्स फूड होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। और स्टेनोसिस मीन्स होता है किसी भी चीज़ का नर्विंग हो जाना, सिकुड़ जाना। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब क्या हुआ? पाइलोरस का सिकुड़ जाना। अब डेफिनेशन हम देखते हैं क्या कहती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द नर्विंग ऑफ द पाइलोरस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? नर्विंग ऑफ द पाइलोरस, पाइलोरस का नैरो हो जाना। अब ब्रैकेट में दे रखा है द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक। होता क्या पाइलोरस? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का लोअर पार्ट थ्रू विच स्टोमक कंटेंट्स पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जिसके द्वारा क्या होता है, स्टोमक कंटेंट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम में जाता है। तो क्या हुआ है, एक तरह का एक ओपनिंग है जिसके थ्रू स्टोमक कंटेंट स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ ए नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द स्टोमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस? नैरोइंग हो जाना, सिकुड़ जाना। किस चीज़ का? ओपनिंग का, जो कि कहाँ से होती है स्टार्ट? फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से स्टार्ट होती है टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो किसको ज्वाइन करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को। और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? ड्यूडेनम। तो वो ओपनिंग जो कि स्टोमक से स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम को कनेक्ट करती है, उसको पाइलोरस के नाम से जानते हैं। और उसका नैरो हो जाना कहलाएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। फिर दे रखा है आगे, ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ मसल सराउंडिंग दिस ओपनिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्यों हुआ? वो ओपनिंग क्लोज क्यों हुई, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आया, उसका जो मेजर कारण है वो रहता है ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स सराउंडिंग दिस ओपनिंग। जो ओपनिंग है स्टोमक की लास्ट पार्ट, पाइलोरस जिसके जो बताया है हमने, उसका क्या हो जाए, उसके जो सराउंडेड जो मसल्स रहती है, उसके आसपास की जो मसल्स रहती है, उसकी क्या होती है? हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी मीन्स एनलार्ज इन द साइज ऑफ द सेल। जो सेल का जो साइज है वो क्या होता है, अपनी साइज में बढ़ जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। या तो पार्शियली हो जाएगी या फिर वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी। जैसा कि देखिए इस डायग्राम में नॉर्मल एनाटोमी देखिए, आप एक तरफ दिख रही है, एक तरफ पाइलोरिक स्टेनोसिस दिख रहा होगा आपको। नॉर्मल एनाटोमी में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फूड कंटेंट आएगा स्टोमक में, स्टोमक से ट्रांसफर हो जाएगा सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरी तरफ हम बात करें पाइलोरिक स्टेनोसिस की, तो देखिएगा यहाँ पर आपको एनलार्ज पाइलोरस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सराउंडेड जो मसल्स है पाइलोरस की, वो क्या हो चुकी है? मसल्स के अंदर जो सेल्स है वो क्या हो चुकी है? एनलार्ज हो चुकी है, हाइपरट्रोफी हो चुकी है वहाँ की सेल्स की, जिस वजह से क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। अब जो फूड कंटेंट है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। अगर पार्शियली ये चीज़ है तो थोड़ा बहुत फूड कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली है तो कम्प्लीटली वहाँ पर स्टोमक कंटेंट जो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं हम इनके इंसिडेंस की। तो देखिए 3/1000 लाइव बर्थ, 1000 जीवित बच्चों पर 3 बच्चों के अंदर आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। मेल फीमेल रेशियो की बात करें तो 4:1 का होता है, कॉमनली इन द फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड। जो भी किसी परिवार में पहला जो बच्चा होता है, स्पेशली मेल, उसके अंदर ये देखने की, उसके अंदर ये होने की संभावना रहती है कि उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस हो। एज 3 वीक्स टू 3 मंथ्स, मोस्टली इन्फेंट के अंदर जो आपको साइन सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि आज बच्चा हुआ और आज ही वो साइन सिम्टम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। 3 वीक्स के बाद ही आपको उसके अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट्स who affected with pyloric stenosis, ऐसे गार्जियन या ऐसे पेरेंट्स जिनको पहले पाइलोरिक स्टेनोसिस था, तो हो सकता है उनके आने वाली संतान को भी पाइलोरिक स्टेनोसिस हो।
इट अफेक्टेड मोर कॉमनली चाइल्ड देन द एडल्ट। ये मोस्टली जो पायलोरिक स्टेनोसिस है ये आपको बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर अगर आप करोगे एडल्ट से। अब इसके हम बात करते हैं कॉजेज या इटियोलॉजी की। फर्स्ट इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स अननोन। एग्जिट कॉज जो पायलोरिक स्टेनोसिस का होता है वो अननोन है, अभी तक उसका पता नहीं लगाया जा चुका है। फिर सेकंड बात आती है जेनेटिक की। जेनेटिक मीन्स मतलब अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली में किसी को पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ है तो बच्चों के अंदर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि उसको भी पायलोरिक स्टेनोसिस हो। प्रीमेच्योर बर्थ, ऐसे बच्चे जो कंप्लीट गेस्टेशनल एज जिन्होंने नहीं करा है, जो प्रॉपर टाइमिंग से पहले ही जन्म ले लिया है, जिन्होंने मतलब 37 वीक्स से पहले जिन्होंने जन्म ले लिया है, उन बच्चों को भी मेजर चांस रहते हैं कि पायलोरिक स्टेनोसिस उनको हो। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है, ड्रग ले रही है, तो उसको भी मेजर चांसेस होते हैं कि उसके बेबी को भी पायलोरिक स्टेनोसिस हो। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो फर्स्ट और जो मेजर सिम्टम होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग। सबसे बड़ा साइन सिम्टम होता है पायलोरिक स्टेनोसिस का प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मीन्स फोर्सफुली फीडिंग आफ्टर फीडिंग। तो ये हमेशा ध्यान रखना साइन सिम्टम्स। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीन इन, तो आपका आंसर होना चाहिए पायलोरिक स्टेनोसिस। क्योंकि क्या होता है, स्टोमक कंटेंट का लास्ट पार्ट आपका पायलोरस है, वहाँ से फूड ट्रांसफ़र होना चाहिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में। अब वो क्लोज हो चुका है तो क्या होगा, स्टोमक कंटेंट है आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही बच्चा कुछ फीड लेगा, खाना खाएगा, तो तुरंत क्या होगा, आगे जाना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जाएगा नहीं तो वो क्या होगा, फोर्सफुली वापस बैक होएगा, मतलब उसको फोर्सफुली वॉमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो फीड लेगा तुरंत वो वापस जो खाना जो उसने खाया है, फूड जो खाया है, वाटर जो उसने पिया है, वो वापस फोर्सफुली बाहर आ जाएगा। सेकंड है नॉन बाइलस वॉमिटिंग। यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि वॉमिटिंग जो होती है बाइलस होती है या नॉन बाइले होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन बाइलस वॉमिटिंग होती है, जिसका कॉफ़ी ग्राउंड कलर रहता है। क्यों रहती है नॉन बाइलस, बाइलस क्यों नहीं होती है या बाइले क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्यों क्या हो गई है, ओपनिंग है जो क्लोज हो गई है और जो स्टोमक है उसके अंदर कोई भी बाइले कंटेंट मौजूद नहीं है। तो जो आपने खाया है, जो बेबी ने खाया है, वही चीज़ क्या होगी, बाहर आएगी, और जो फूड खाया है उसमें बाइले नहीं होता है, तो जिस वजह से उस वॉमिटिंग के अंदर बाइले देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा नॉन बाइलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इसका सबसे बड़ा साइन सिम्टम्स होता है। फिर बात करते हैं ऑलिव शेप्ड मास पायलोरिक ट्यूमर एट एंगल बिटवीन राइट रेक्टस मसल्स एंड लीवर। आपको उस जगह पर एक मास दिखाई देगा लाइक ए ट्यूमर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उस जगह की मसल्स की क्या हो रही है, हाइपरट्रोफी हो रही है। मसल्स की हाइपरट्रोफी हो रही है तो सेल्स एनलार्ज हो रही है, जिसकी वजह से आपको एक ट्यूमर की स्ट्रक्चर आपको बाहर से दिखाई देगी, जिसका शेप कैसा होगा, ओलिव। और जो कहाँ पे दिखाई देगी मोस्टली, उसकी पोजीशन की बात करें तो राइट रेक्टस मसल और लीवर के बीच में आपको दिखाई देगी। फिर बात करते हैं उस बेबी को क्या होगा, हंगर। जिस बच्चे को पायलोरिक स्टेनोसिस है उसको भूख भी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि जैसे उसने फूड कंटेंट खाया वो तुरंत बाहर वॉमिटिंग के थ्रू आ गया, तो क्या हुआ, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसकी बॉडी की फूड की वो तो कंप्लीट हुई नहीं, क्योंकि जैसे उसने खाया वो वापस चला गया। तो क्या होगा, उसको भूख लगेगी। फेलियर टू थ्राइव विद लॉस ऑफ वेट। फेलियर टू थ्राइव मतलब आप जानते हो ग्रोथ का फेल हो जाना या एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ गेन ना कर पाना। तो क्या हुआ, जब बच्चा खाना खा रहा है लेकिन वो फोर्सफुली बाहर आ रहा है वॉमिटिंग के थ्रू, तो क्या हुआ, जो उसने फूड कंटेंट जो खाया है वो उसकी बॉडी को लगा नहीं या एब्जॉर्ब नहीं कर पाई उसकी बॉडी। तो जिस वजह से क्या होगा, बच्चे की उसकी उम्र के अनुसार ग्रोथ नहीं होगी, जिसको फेलियर टू थ्राइव के नाम से जाना जाता है, विद लॉस ऑफ वेट। जब बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है फूड को तो उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगी। ठीक,
फिर है डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ स्टूल एंड यूरिन आउटपुट। स्टूल और यूरिन आउटपुट की क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, ब्लॉक हो रहा है वहाँ पे पाइलोरस, स्टोमक में ही कंटेंट है, आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ स्टूल्स एंड यूरिन आउटपुट कैन बी सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस। शैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन उसको होगा, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस होगा, उसको ऐसा लगेगा पेट फूला हुआ एकदम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हाइपरट्रोफी वहाँ के टिश्यू की, सेल्स की या मसल्स की हो चुकी है, जिस वजह से क्या होगा, उसका पेट फूला हुआ दिखाई देगा। पेट में मोस्टली एपिगैस्ट्रिक रीजन फूला हुआ उसका दिखाई देगा। इरिटेबल चाइल्ड इरिटेबल हो जाएगा। बेल्चिंग आपको देखने को मिलेगी, कॉलिक आपको देखने को मिलेगा। कॉलिक मतलब एब्डोमिनल कॉलिक, एब्डोमेन में उसको पेन देखने को मिलेगा, बच्चा कंप्लेन करेगा एब्डोमेन पेन की। साथ ही बच्चा जब एब्डोमेन पेन होगा उसको तो वो क्राई भी करेगा, और वो जो क्राई करेगा उस टाइम पे वो क्राई किस वजह से कर रहा है? एब्डोमिनल कॉलिक के कारण, मतलब कि एब्डोमेन पेन के कारण। डायग्नोस्टिकुलेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आप उसका करोगे तो पैल्पेबल मास एट पाइलोरिक स्फिंक्टर, जैसे कि ऊपर लिखा है तो ओलिशर्ड मास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको देख के भी पता लगा सकते हो। पाइलोरिक स्फिंक्टर के वहाँ पे देखने को मिलेगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है? वही जंक्शन या वही ओपनिंग लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ कनेक्ट होते हैं, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। फिर है एब्डोमेन एक्सरे कराते हैं उसका, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और बेरियम मील एक्सरे कराते हैं। बेरियम मील एक्सरे मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसमें ही बेरियम मील एक्सरे करवाया जाता है। बेरियम मील एक्सरे में क्या होता है, पेशेंट को बेरियम दे दिया जाता है, वाटर में डाइल्यूट करके उसको पीने को दे दिया जाता है, फिर उसका एक्सरे किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका छोटे से छोटा टिश्यू है वो भी आसानी से आपको एक्सरे के थ्रू दिखाई देगा। और हमें यहाँ पे देखना क्या है, टिश्यू, क्योंकि उन्हीं का तो क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है उन्हीं की। इसलिए मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अभी तक इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं बना है। सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसकी मोस्टली चॉइस होती है। फिर भी इंट्रावीनस या ओरल एट्रोपिन दिया जाता है, जो कि लगभग 85 से 89% केसेस में पाइलोरिक स्टेनोसिस को ठीक कर देता है। लेकिन ये 100% करेक्टिव मेथड नहीं है ट्रीट करने का पाइलोरिक स्टेनोसिस को। आईवी फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसको हो गया है, इसको करेक्ट करने के लिए आईवी फ्लूइड थेरेपी उसको दी जाती है। सर्जिकल मेथड इज ए करेक्टिव चॉइस, जिसका नाम है पाइलोरोमायोटोमी। रामस्टेड प्रोसीजर के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ डन एट द एज ऑफ 4 to 5 वीक्स। जो पाइलोरोमायोटोमी है वो 4 to 5 वीक्स की एज पर मोस्टली सर्जन्स के थ्रू करा जाता है। इन दिस प्रोसीजर हाइपरट्रोफिड मसल्स इज कट अलोंग द होल लेंथ फॉर ओपन पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो पाइलोरस है, वहाँ पर जो मसल्स एनलार्ज हुई है, जो सेल्स एनलार्ज हुई है, उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है और उस रास्ते को, उस ओपनिंग को खोला जाता है ताकि स्टोमक से कंटेंट ड्यूडेनम में ट्रांसफर हो सके। तो ये था आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।